लगे। तो जो मेन एलिमेंट था जो काम करता था वो क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन उसका होने लगा। उसको उतना रिटर्न नहीं मिला, किसी तरह से बस जी रहा था, है ना। जब इसको रिटर्न नहीं मिला है तो अपने आप प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का लॉ, जो काम कर रहा है उसको चीजें नहीं मिलेगी तो क्या है, इसको खाने के लिए ही नहीं है बचता था, मतलब किसी तरह से जिंदा रखते थे कि काम कर सके। तो जमीन की तो बात ही छोड़ दीजिए कि हम फर्टिलाइजर की बात करें कि मैन्यूर की बात करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो, बढ़े। तो एग्रीकल्चर लैंड में भी इन्वेस्टमेंट क्या था, जो भी नेचर दे दी तो दे दी, बाकी ह्यूमन एफर्ट कोई उसमें जा नहीं रहा था। तो दोनों एलिमेंट जो प्रोडक्शन करा रहे थे वो क्या हो गए थे, एकदम वीक हो गए थे। क्लियर। तो प्रोडक्शन अपने आप ही क्या होना था, एंड रिजल्ट डिक्रीज होना ही। तो इन सब चीजों को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स उठाए, वो क्या है, अब हम लोग स्टेप्स देखते हैं क्या क्या उठाए। क्लियर है। सर ये अंग्रेज जो ये रिफॉर्म कर रहे थे तो वो तो पहले कह ही रहे थे कि ये रिफॉर्म कर रहे हैं, किस बेस पे वो कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए, उस स्टेप्स को ही लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। अब रिफॉर्म करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है ना, चलो करते हैं। जब प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, क्लियर है, आए कहां कहां जा रहे हैं, स्टेप बाय समझ में आ रहे हैं ना चीजें। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, बिचौलियों को क्या करना है, हटाना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई थी, वो एलिमेंट आ गए थे जो प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे थे, तो पहले तो उनको हटाओ। और फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में क्या हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहले तो इनएफिशिएंट बंदे को निकाले। वही चीज अब भी हो रही है ना, है ना। जो हम लोग के जो बिल आए हैं, जमींदारी प्रथा को क्या करना है, समाप्त करना है। पहले तो काम वो कर लिया जाए। क्लियर है। तो एक स्ट्रोक में ही, जैसे ये जो लैंड रिफॉर्म आए थे, तो एक जेसी कुमारप्पन कमेटी के रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये एलिमेंट जो है रिकमेंड किए कि ये एलिमेंट्स होने चाहिए आपके लैंड रिफॉर्म्स के लिए, है ना। जेसी कुमारप्पन कमेटी का रिकमेंडेशंस था। क्लियर है। तो पहले हमने ये किया। दूसरा था थर्ड एलिमेंट, imposition of land ceiling. Fourth element, consolidation of land holdings. और fifth, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जो आप ऑनलाइन आप लोग देख लेते हैं। उनको हटाना मतलब जमींदारी सिस्टम को खत्म करना। टीनेंसी रेगुलेशन, किराएदारी व्यवस्था जो है उसको रेगुलेट करना। एक एक पॉइंट पे हम लोग आते हैं अभी। इम्पोजिशन ऑफ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग को लेके आना। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो हमारे जो हम लोग क्या है ना, चकबंदी बोलते हैं ना, कि इधर इधर अलग अलग जगह एक आदमी की लैंड होती है, उसको एक जगह लेके आना, है ना, एक्सचेंज करके। और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे जो हम भूमि, जो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमने कदम उठाए। तो हमने जमींदारी सिस्टम तो एक लॉ लेके आए, एक झटके में उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं फिर इसमें और इसमें, अभी हम लोग रिलेशंस देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या, अब देखिए टीनेंसी रेगुलेशन। टीनेंसी किससे बना है, टेन्योर से, है ना। उसका क्या मतलब होता है, टेन्योर का
होल्ड करना, है ना, किसी चीज को क्या करना, होल्ड करना। तो यहाँ पे क्या होल्ड होगा, लैंड। जैसे और हमने इसको किया, ये हमारी लैंड थी, इसको हमने क्या किया, होल्ड किया, और किसी बंदे ने वो लैंड दिया। अब किन शर्तों पे दिया, जिस शर्तों पे दिया वो शर्त क्या है, लीनियंसी। समझ रहे, टेन्योर मतलब वो होल्ड किया लैंड, है ना, किसी और की थी, उसने दिया, उसको दूसरे ने उसको होल्ड किया, लेकिन इस होल्डिंग के प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस लगाए गए, वो क्या हो गया, आपके लीनियंसी हो गए, है ना। लीज आउट सुनते हैं, जब लीज पे दिया और उसके एवज में उसने क्या लिया, रेंट लिया। समझ रहे, क्या लिया, रेंट लिया। रेंट क्या होता है, रेंट क्यों ओरिजिनेट होता है, मतलब क्यों मिलता है रेंट, क्योंकि सर वो किसी की संपत्ति को कोई और उपभोग करता है तो उसके बदले में उसे रेंट देता है। अच्छा अच्छा, उस लैंड से प्रोडक्टिविटी। हाँ पास आ रहे हैं। जैसे जब भी कोई चीज स्कार्स होगी, जिसकी चीज की कमी होगी, उस कमी के कारण जो उसकी कीमत निकल के आती है वो क्या हो जाएगा, रेंट। एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था ये, है ना। तो रिकार्डो ने भी इसका यूज किया था, है ना, एक थ्योरी है रिकार्डो की। तो अब तो अगर जमीन इतनी ज्यादा हो कि कोई कमी ही ना रहे, समझ रहे हैं, तो कोई रेंट ले पाएगा क्या। तो उस जमीन की कमी होने के कारण किसी के पास जाता है, किसी के पास कम है, जिसके पास कम है वो उस चीज को लेना चाहता है, और लेने के एवज में जो उसको दे रहा है, जो स्कार्सिटी एलिमेंट आया है, उसके एवज में जो उसको रिटर्न दे रहा है वो क्या हो गया, रेंट हो गया। तो अब क्या हुआ, जब इसमें मैं इसको मिटा दूं नीचे वाला, लीनियंसी रेगुलेशन में एलिमेंट क्या है इसमें, रेगुलेशन ऑफ रेंट। जब जिसकी जमीन है वो दूसरे को जब देता था, ठीक है, तो जो वो रेंट लेता था वो रेंट बहुत ही एग्जॉर्बिडेंट थे, बहुत ज्यादा थे। और सुने, कहीं कहीं 60-70% क्या था, रेंट हुआ करते थे। तो उस रेंट को अब देखिए, जब रेंट ज्यादा हो रहा है, जितना पता लगा है उसने पूरी मेहनत की, मेहनत किसने की, जो काम कर रहा है, पूरी उसने मेहनत किया, उसका 60-70% ले लिया आपने। और किस लिए ले लिया, क्योंकि वो आपकी जमीन, मेहनत तो खुद थी, लेकिन जमीन क्या वो कोई लेके आया था क्या साथ में, है ना, वो तो पीछे से कंफर्म हुई है, आपका उसमें कोई रोल नहीं, तो वो सिस्टम ऐसे बन गया कि आपको जमीन मिल गई। लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन में हेल्प किसने की, जिस बंदे के पास है। तो उतना लेना कोई सही बात नहीं है। तो उसने दिया, और जो रेंट हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा रेंट हुआ करते थे, उस रेंट को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक लिमिट लगा दी कि 1/4 से लेके, है ना, जैसे 25% से लेके 20% से 1/5 तक, 20 से 25% के तक क्या है, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी कि इससे ज्यादा आप रेंट नहीं लेंगे, ठीक है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन रुक जाए। जो या अगर मान लीजिए किसी को आपने दिया, वो काम कर रहा है, और अचानक से कहा कि अब तुम नहीं काम करोगे, कोई और काम करेगा, तब भी दिक्कत है। तो उसको एक सिक्योरिटी दिया कि हाँ आप, जैसे हम ना 5 साल के लिए पट्टा दे देते हैं, इस टाइप से, है ना, एक लीगल बेस हो जाता है। तो उस तरह से एक सिक्योरिटी दिया गया कि उनको अगर खाली कराना है तो पहले से चीजें क्या करेंगे, बताई जाएंगी। सिक्योरिटी मिल गया टेन्योर का। और थर्ड पॉइंट इसमें ही ऑनरशिप।
देखिए ऑनरशिप जो बंदा स्पेसिफिक काम कर रहा है उसको वहां पे ऑनरशिप मिलनी चाहिए। ऑनरशिप मतलब उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ, जब जमींदारी सिस्टम हमने, अब थर्ड पॉइंट में तीनों को एक साथ लेके चलता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या था, सीलिंग रेगुलेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने जमींदारी जब सिस्टम खत्म किया, ठीक है, तो उसमें सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते हैं, और जो बाकी जो एक्स्ट्रा जो बची लैंड वो क्या कर दिया है, फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे भूदान मूवमेंट चला था तो अपना वॉलंटरी आप कर दीजिए, सही है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लॉ के थ्रू सीलिंग लगाई, और सीलिंग से जो एक्स्ट्रा बचा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या हुई, तो जो मतलब जो एक्स्ट्रा लैंड आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसको ऑनरशिप हमने दे दिया कि ये इनको चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन कई स्टेट्स ने क्या किया, जैसे अबॉलिशन किया, जमींदारी सिस्टम हटाई, तुरंत सीलिंग नहीं लगाई। अब क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम हट गया, लेकिन एक चीज रखी कि पर्सनल कल्टीवेशन के लिए आप लैंड रख सकते हो। आप पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, किसके लिए, अब मान लो 200 एकड़ जमीन थी, भाई आप तो नहीं कर रहे ना, तो कौन कर रहा है खेती, एफर्ट कोई और लगा रहा होगा, उतनी रखिए जितने में आप एफर्ट कर सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि अपने फैमिली मेंबर्स के नाम जमीनें बांटनी चली गई, सर्वेंट्स के नाम बेनामी ट्रांजैक्शन होने लगे, नाम सुना होगा आपने, है ना। तो उसमें बांटने लगे कि देखिए ये बंदा है इतना कर लेगा, ये बंदा है इतना कर लेगा, है ना। तो लैंड सीलिंग लगाने में, अब जैसे ये आया मतलब 50s में इंप्लीमेंट हुआ, और लैंड सीलिंग जो लगाई क्या है वो 60s में, है ना। वेस्ट बंगाल केरला था जो तुरंत लगा दिया, जम्मू कश्मीर था, लेकिन और बाकी स्टेट्स ने वो तुरंत लगाए नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, जो पीरियड आया जमींदारी सिस्टम खत्म की और सीलिंग लगाया, उस पीरियड में काफी गैप हो गया। उस गैप का फायदा इस लूप होल से उन्होंने कर लिया। तो क्या हुआ, पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पे उस पीरियड को यूटिलाइज कर लिया कि जमीन, अब जमीन वही रही, बस नाम चेंज हो गया उनके फैमिली मेंबर्स का, रिलेशंस में डाल दिए, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो इफेक्टिवनेस थी, जैसे आप जब प्रॉब्लम लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि क्या करना चाहिए था, सीलिंग क्या लगानी चाहिए थी, तुरंत लगानी चाहिए थी, और फैमिली के एक पूरा उसमें लगाना चाहिए था, है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हुई, जो एक्स्ट्रा लैंड बची, वो लैंड क्या थी, बहुत कम थी, जो हम ऑनरशिप दे पाए। तो ये आप जब उसमें लिखेंगे कि प्रॉब्लम्स में जब आएगा ना, प्रॉब्लम्स में क्या हुआ कि लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, कौन सा एलिमेंट था जो सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया, क्या प्रोविजन थे जिसमें सक्सेस होने में दिक्कत हुई। तो क्या हुआ था कि एबॉलिशन और सीलिंग एक साथ नहीं लगाए, उसमें गैप हुआ, उस गैप का फायदा लोगों ने उठा लिया, है ना। कई बार डेलिबरेटली, कई बार की सोशल इंस्टीट्यूट, प्रोडक्टिव रीजन में डिफरेंट, जैसे मान लो जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी वहां पे सीलिंग ज्यादा होनी चाहिए कि कम, लिमिट कम होनी चाहिए ना। और जैसे अनप्रोडक्टिव लैंड होने वहां पे सीलिंग ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम उतना, अब रेगिस्तान में कहते हैं कि चलो 1 बीघा रख लो, तो क्या होगा वहां, असर है। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, है ना, जनरली डिफरेंट रीजन में और डिफरेंट क्या किया गया, सीलिंग लिमिट लगाई गई, है ना। जनरली जैसे क्या हुआ कि अपना 10 से 18 एकड़ जहां प्रोडक्टिव है, 18 से 27 थोड़ा सा कम, और 27 से 54 एकड़ जहां पे प्रोडक्टिविटी क्या हुई और डिक्रीज हुई, ये। लेकिन हर रीजन में क्या था, डिफरेंट लगाया गया, सीलिंग लगाया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, फोर्थ पॉइंट क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। स्टेट सब्जेक्ट है ना, एग्रीकल्चर, डिफरेंट, फिर आपको क्वेश्चन जैसे पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे, जब स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंटर के बिल बनाना
लॉ लेके आ रही है। सर ट्रेड वगैरह का तालिका मिलना ही सेंटर है ना? इसमें है इंटरस्टेट ट्रेड आर्टिकल 240 है ना, ट्रांजैक्शन वगैरह जैसे इन जहाँ पे दो स्टेटों के बीच में आ जाएगा तो वहाँ पे सेंटर का आना है ना, कोऑर्डिनेशन के लिए वो जरूरी, तो वहाँ पे सेंटर का भूमिका बढ़ जाती है ना, उसका रोल बढ़ जाता है। इसलिए तो और क्या है कि कोऑर्डिनेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि हर फील्ड में वो फैसिलिटेशन का काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसोलिडेशन क्या हुआ कि जैसे कई लोगों का क्या लैंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक ही बंदा है, 4 जगह लैंड है, अब यहाँ खेती करने जाएगा, फिर वहाँ पानी की समस्या जाने है ना, क्या करता है कि भाई यहाँ से तो पानी नहीं जाएगा, आप कहीं से भी ले आए, उड़ा के ले जाइए पानी, कहीं से भी लेके जाइए, है ना। गांव में तो यही समस्या रहती है ना। कई बार मेरे पास आते हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट फर्जी बनवाया है ना, जाती है कम हो जाती है, तो उसको यहाँ ले आओ, यहाँ वाले को दूसरे को दे दे, बस बने तो एक जगह हो जाएगी, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी काम करने में भी आसानी हो जाएगी। चीजें क्या है सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, तो उसके लिए क्या है कंसोलिडेशन किया जाए कि वॉलेंटरीली कि उसको चीजें को किया जाए, लॉ भी फैसिलिटेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन मतलब चकबंदी, एक जगह से एक जगह आपकी चीजें क्या है आ जाए, जिससे आपके प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सकते हैं। फिर 5th पॉइंट कंप्यूटराइजेशन है ना, लैंड रिकॉर्ड का जितना है चीजें क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, काफी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे पहले तो इधर के उधर नाम हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, 50 साल बाद बता रहे ये तो जमीन ही किसी और के नाम हो गई, ठीक है। अब चीजें क्या, आप अपनी जमीन ऑनलाइन देख सकते हैं, और जब एक दूसरे को या आपने सेल की भेजी तो वो उस पे ऑनलाइन आ जाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है लैंड में। क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद, जैसे हम लोग तहसील वगैरह जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा विवाद क्या है, लैंड का विवाद बहुत ज्यादा रहता है। तो लैंड कंप्यूटराइजेशन करने से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, पता चलेगा किसका क्या है, और विवाद जो है वो कम हो जाएंगे, तो लोगों का समय बचेगा कि वो कहाँ प्रोडक्टिव कामों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। क्लियर है? तो अब हम लोग ये हमारे चीजें, ये हम लोगों ने स्टेप लिए थे, जो स्टेप था वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सके और प्रोडक्शन क्या है इंक्रीज कर सके। तो अब हम लोग क्या करते थे, अब हम लोग आते हैं कि इफेक्ट क्या हुआ उसका, और फिर उसके बाद सोल्यूशन, है ना, फिर उसको करंट से हम लोग जोड़ देते हैं। का जैसे होमवर्क है, एक बार करेंगे कि लैंड रिफॉर्म से क्या क्या बेनिफिट हुए, वो आप लोग सोचिएगा। हम क्या था, हम लोगों ने क्या हुआ कि जब जमींदारी सिस्टम हमने अबॉलिश किया, तो जो एक्स्ट्रा जमीन बची है वो एक्स्ट्रा जमीन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। सिर्फ जो है ये एक एस्टिमेट है कि 2 करोड़ फार्मर्स के पास ही वापस जमीन, जो एक्स्ट्रा जमीन थी, उन लोगों को मिल पाई। यानी कि सिस्टम पहले जैसा था, लगभग सिस्टम वैसे ही बना रहा। सर 1.6% जो सरप्लस जमीन मिली थी और उसका 0.6% ही सर को। हाँ, तो सरप्लस जमीन जो थी वो बहुत कम मिली। लोगों ने जो लूप होल्स थे, है ना, ड्यूरेशन बच रहा था सर। हाँ, जो लूप होल्स थे क्या थे, उसका यूटिलाइज करके अपने पास ही जमीन रख ली। और सेकंड पॉइंट है कि बहुत लेंथी जो रिफॉर्म हुए, जो लीगल प्रोसेस था, वो लीगल प्रोसेस क्या था, बहुत लेंथी हो गया था, है ना, कि मान लीजिए आप कई 6-7 साल लग गए उसको पास करने में, उसको चीजों को एक्ट बनाने में, उसमें डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा समय नष्ट हो गया। उसी में ही लोगों ने क्या किया, फायदा उठा। और जो ऑब्जेक्टिविटी थी, जैसे हम लोग 65 में आके देखेंगे, जब ग्रीन रेवोल्यूशन जस्ट इसके बाद था, कि प्रोडक्टिविटी जितनी इंक्रीज एक्सपेक्ट हमने किया था उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि वो एलिमेंट, एक टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट जो अभी भी था, वो क्या था, मिसिंग था।
और सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो कंड्यूसिव नहीं कर रहा था कि हम रिफॉर्म को सक्सेस बना पाए। तो रिफॉर्म तो ये थे ही, उसके साथ हमको सोशल रिफॉर्म की भी जरूरत थी। क्लियर है मामला? तो ये है ना। तो इंटरमीडिएट अभी भी है ना। अब फॉर्म चेंज हो गया है, पहले जमींदार थे, अब क्या है दलाल, जो कमीशन एजेंट्स वगैरह है। तो वो भी सर्विस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा उसको ले पाना, मतलब इतना ज्यादा उसको रेट लेना कि प्रोड्यूसर को कुछ ना मिले, कंज्यूमर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है और बीच में इंटरमीडिएट सब लेके जा रहा है, तो वो चीजें क्या है, गलत है। तो इसके लिए इंटरमीडिएट के लिए जो हमने ई-नैम जो शुरू किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की वन इंडिया वन मार्केट, जो कि एक मार्केट रहे एग्रीकल्चर का। और इसी के ही क्रम में हम जो हमारे 3 लॉज आए, जो अभी जिस पे प्रोटेस्ट चल रहा है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई इंटरमीडिएट को हटाने के लिए। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो उसमें हम लोग इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या